आप देख रहे हैं जनादेश टाइम्स टीवी। नमस्कार, मैं सुशील बंसल हरियाणा जनादेश टाइम टीवी पर आपका स्वागत करता हूं। आज जनादेश टाइम टीवी के आमने सामने कार्यक्रम में हम आपका परिचय, हम आपकी मुलाकात करवाते हैं एमएम कॉलेज प्रबंधक समिति के अध्यक्ष राजीव बत्रा जी। वैसे तो बत्रा परिवार किसी परिचय का मोहताज नहीं है, परंतु 1970 के दशक में फतेहाबाद को एक शिक्षा के मंदिर के रूप में, एमएम कॉलेज के रूप में एक सौगात देने वाले बत्रा परिवार, जिनके पिता स्वर्गीय देवराज बत्रा जी, जिन्होंने लगभग 30 वर्षों तक एमएम कॉलेज प्रबंधक समिति का कार्यभार संभाला और अनेक सामाजिक व धार्मिक कार्यों में उन्होंने योगदान दिया। उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए राजीव बत्रा जी पिछले 10 वर्षों से एमएम कॉलेज प्रबंधक समिति के अध्यक्ष हैं। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं कि वो एक कुशल व्यवसायी, एक कृषक होने के साथ साथ किस प्रकार से एमएम कॉलेज को फतेहाबाद में ही नहीं हरियाणा में ऊंचाइयों पर ले जाने पर अपना योगदान कैसे देते हैं। आइए हम बातचीत करते हैं राजीव बत्रा जी से। राजीव जी, आपका जनादेश टाइम टीवी पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राजीव जी, आप एक कुशल लैंडलॉर्ड हैं, कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, कुशल व्यवसायी हैं और पिछले 2 सालों से आपने हुंडई का शोरूम चलाया हुआ है। इतनी व्यक्तिगत व्यवस्थाओं के होते हुए भी आप एमएम कॉलेज के अध्यक्ष होते हुए कैसे आप इतना काम कर लेते हैं? सुशील जी, ऐसा है कि ये सारा जो है एक टीम वर्क के तौर पे हम कर रहे हैं। जैसे हुंडई का अगर हम देखें तो उसमें मेरा भतीजा तनुज बत्रा और मेरा बेटा ऋषि बत्रा सारा उसको वो हैंडल करते हैं, और शाम के वक्त दोनों पेट्रोल पंपों को मेरा बेटा हैंडल कर लेता है, और फार्मिंग मैं जाके हैंडल कर लेता हूँ। और कॉलेज के लिए एक टीम वर्क है पूरा। मेरे साथ जैसे विनोद मेहता जी, कैलाश बत्रा जी, अशोक तनेजा जी, या मेरे बड़े भाई आत्मराज बत्रा जी, संजय, ये सब, या और जो एग्जेक्टिव के मेंबर्स हैं वो सब जुड़े हुए हैं, और सब अपना पूरा समय दे के कॉलेज में, और हम सारे एज ए टीम वर्क सारा हमने संभाला हुआ है, सारा करते हैं। एमएम कॉलेज की स्थापना के बारे में आप हमारे दर्शकों को बताइए। एमएम कॉलेज की स्थापना 1967 में मेरे बड़े भाई मनोहर जी की अपने 21 वर्ष की उम्र में आकस्मिक मृत्यु हो गई थी। तो मेरे ताया जी श्री खेमराज बत्रा जी, उनका एक ही बेटा था, तो उसके याद में कुछ करना चाहते थे। तो उस वक्त थोड़ा सा जैसे धर्मशाला में कमरा, या मंदिर में कमरा, या धर्मशाला बनाने का रिवाज था। तो स्वामी गीतानंद जी ने उस टाइम उन्हें प्रेरणा दी कि इस एरिया में बच्चों को पढ़ाई के लिए बाहर जाना पड़ता है, लड़कियां तो बिल्कुल नहीं जा पाती, और लड़के भी फाइनेंशियल उसकी वजह से बड़ा बाहर, हर एक परिवार के लिए बच्चों को बाहर भेजना बड़ा मुश्किल है। तो उनकी प्रेरणा से यहाँ कॉलेज स्थापित किया गया 1970 में। तो शुरू में तो कॉलेज कुछ टाइम थोड़ा सा सीनियर स्कूल और गीता मंदिर में चला। फिर हरियाणा गवर्नमेंट ने ये लैंड कॉलेज के लिए, चौधरी बंसीलाल जी सीएम थे, उन्होंने लैंड दी। फिर यहाँ पे सारे शहर के, सारे समाज की सपोर्ट लेके, सबको जोड़ के ये कॉलेज स्थापित हुआ। आपके पिता स्वर्गीय देवराज बत्रा जी कॉलेज के लगभग 30 वर्षों तक अध्यक्ष रहे, तो उनके टाइम में कॉलेज ने बहुत ऊंचाइयों पर गया। उनके बारे में आप कुछ बताएं। कॉलेज आज जो जिस लेवल पर है वो मेरे पिता श्री देवराज बत्रा, या हमारे फाउंडर प्रेसिडेंट श्री गोविंद बत्रा, इनकी ही वजह से आज ये वटवृक्ष का रूप धारण कर चुका है। उनके, चाहे गोविंद बत्रा जी या मेरे पिता श्री देवराज बत्रा जी के टेन्योर में बहुत ही दिक्कतें आई। फाइनेंशियल कंसंट्रेट्स इतने ज़्यादा थे, पैसे की इतनी कमी थी, सैलरी देने के लिए नहीं थे, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए पैसा नहीं था। लोगों को अपने साथ जोड़ के, लोगों से दान दक्षिणा लेके, और बहुत मुश्किल से कॉलेज आज इस लेवल पर पहुंचा है। उसके लिए मैं हमारा सारा समाज, मैं कहता हूँ, उनका ऋण नहीं चुका सकता जिस लेवल पर कॉलेज को उन्होंने आज पहुंचाया है। ये सारा अभी हाल ही में कॉलेज 51 वर्ष में पूरा कर गया, जिसे कहते हैं हम गोल्डन जुबली। तो ये इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं, इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे?
इसके लिए भी मैं बधाई का पात्र नहीं हूँ। बधाई के पात्र तो हमारे बुज़ुर्ग हैं जिन्होंने कॉलेज को अपने खून पसीने से सींचा और आज इस लेवल पर पहुँचाया और वट वृक्ष पूरा बना दिया, और आज हम तो उसकी ठंडी छाया को एंजॉय कर रहे हैं। और कॉलेज में आज बहुत तरक्की कर लिया। आज हरियाणा में कॉलेज का एक अपना नाम है, मनोहर मेमोरियल कॉलेज का। हरियाणा के हर जगह, हर एक कॉलेज में, एकेडमिक्स में इसकी अपनी एक छाप है। राजीव जी, स्वर्गीय देवराज बत्रा जी पूरे शहर के सामाजिक कार्यों में, धार्मिक कार्यों में बहुत रुचि लेते थे, जिनके कारण उनका एक शहर में अपना एक रुतबा था। और जब भी फतेहाबाद में विधानसभा चुनाव होते थे तो राजनेता उनसे समर्थन लेने के लिए या उनके समाज का समर्थन पाने के लिए उनके पास जाते थे, वो सक्रिय भूमिका निभाते थे। आप राजनीति में सक्रिय नज़र नहीं आते, इसका क्या कारण है? एक तो उनका जो रुतबा था, देखो मैं उसके रुतबे को उसके बराबर नहीं आ सकता, उनका रुतबा अपना अलग था। और अब आज राजनीति जो है जाति पाति पर और निजी स्वार्थ की जात हो गई है, तो मेरा इसमें इंटरेस्ट बहुत कम है। मैं इसमें इन्वॉल्व कम ही रहना चाहता हूँ राजनीति में। यानी कि जो पिताजी के शिक्षा के क्षेत्र, समाज के क्षेत्र और धर्म के क्षेत्र, उन पे आगे बढ़ना चाहते हो और राजनीति में नहीं? राजनीति में मैं नहीं आना चाहता राजनीति। तो राजीव जी, आप अपने परिवार के बारे में कुछ बताएं ताकि पता लगे कि आपके परिवार में कौन कौन है और क्या क्या कार्यों में सभी शामिल हैं। मेरा परिवार यहीं पे फतेहाबाद से ही शुरू से हम बिलोंग करते हैं। मेरा बड़ा बेटा ऋषि बत्रा, उसने MBA की डिग्री की हुई है। यहीं हुंडई का शोरूम है, पेट्रोल पंप, वो उनको संभालता है और सोशली भी काफ़ी जुड़ा हुआ है। मेरी बिटिया, उसने M.Tech USA से करके और अपना जॉब कर रही है। अब दिल्ली में विवाहित है और वहीं पे अपनी जॉब कर रही है। छोटा बेटा मेरा, उसने MBBS के फाइनल ईयर के पेपर दे दिए हैं और उसका भी रिज़ल्ट नहीं आया, और वो है छोटा बेटा यदु। और मेरे मिसेज़ रमिता बत्रा, यहीं लोकल में फतेहाबाद एक प्रतिष्ठित परिवार, डॉक्टर CL मेहतानी और डॉक्टर राजेंद्र मेहतानी जी के परिवार में मैं विवाहित हूँ। रमिता बत्रा मेरे वाइफ का नाम, और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मेरा रिश्ता इस परिवार में हुआ है। और मेरे बड़े साले साहब राजन मेहतानी जी बालवाटिका स्कूल का संचालन कर रहे हैं, और छोटे साले साहब रूपन मेहतानी जी यहाँ पहले ग्रीन एप्पल के नाम से रेस्टोरेंट चला रहे थे, अब आजकल थोड़ा सा ट्रांसपोर्ट वगैरह का बिज़नेस कर रहे हैं। राजीव जी, आपने जब से कॉलेज प्रबंधक समिति के प्रधान बने हैं पिछले लगभग 10 वर्षों से, जब आपने कार्यभार संभाला तब कॉलेज में कितने स्टूडेंट थे और उन 10 सालों में खेल के क्षेत्र में व शिक्षा के क्षेत्र में कितनी आपने उपलब्धि हासिल की, आप बताइए। लगभग 2014 में मैं जब कॉलेज कार्यभार मैंने संभाला तो उस वक्त लगभग 2500 के करीब बच्चे थे। आज के दिन हमारे पास लगभग 3800 बच्चे हैं, और हमने कई फील्ड्स में बड़े आगे आए हैं। अगर हम करिकुलर एक्टिविटीज़ में देखें तो हमारी टीम्स वगैरह रांची में जाके और नेशनल लेवल पर हम रनर अप्स रहे हैं। पैरा ओलंपिक्स में हमारे बच्चों ने यहाँ से मलेशिया में जाके वहाँ किया है, पार्टिसिपेट किया है। ज्वेलिन थ्रो में नेशनल लेवल पर हमारी एक बिटिया वो 2nd नंबर पर रही है। तो हमने नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर भी हम काफ़ी गए हैं। MM कॉलेज का शिक्षा के जगत में फतेहाबाद इन्हीं पूरे हरियाणा में एक बहुत बड़ा स्तंभ माना जाता है। भविष्य में इसकी शैक्षणिक योजनाओं के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? B.Ed कॉलेज में अब हम एक इंटीग्रेटेड B.Ed कोर्स लाने का हमारा प्रयास चल रहा है, जिसमें बच्चे को 4 साल के अंदर BA और B.Ed इकट्ठा ही। पहले तो ये था कि BA 3 साल, उसके बाद 2 साल B.Ed, अब वो 4 ईयर कोर्स हो जाएगा, इंटीग्रेटेड BA प्लस B.Ed। और पहले यहाँ सिर्फ जैसे डिग्री कोर्सेज थे, अब हमने UG कोर्सेज भी स्टार्ट कर दिए हैं। MA क्लासेज हम 5-7 सब्जेक्ट्स की, इंग्लिश है, हिंदी हो गया, हिस्ट्री हो गया, अब ये हमने क्लासेस काफ़ी स्टार्ट की हैं आगे। आप, मैं देखता हूँ कि आप हर क्षेत्र में बड़े एक्टिव रहते हैं, चाहे वो व्यापार है, कृषि है, जैसे आपने बताया। तो आप अपने आप को इतना स्वस्थ कैसे रख पाते हैं? मैं हर एक काम खुद पसंद करना
खुद करना पसंद करता हूँ। और सुबह जल्दी उठता हूँ 5 बजे, उठ के 1 घंटा के करीब मैं अपना योगा और एक्सरसाइज करता हूँ। और पैदल चलना बहुत पसंद करता हूँ, लगभग रोज़ का मुझे 2-2.5 किलोमीटर मैं पैदल चलता हूँ। तो उस हिसाब से मैं अपना स्वस्थ अपना, और खाने पीने में बड़ा चूज़ी हूँ, बहुत कम खाता हूँ। राजीव जी, आप पंजाबी समाज की जितनी भी संस्थाएं हैं, यानी कि सभी सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, जितनी धार्मिक संस्थाएं हैं लगभग उनसे जुड़े हुए हैं, और अन्य शहर की अन्य संस्थाओं से भी जुड़े हुए हैं। पंजाबी समाज की संस्थाओं में पिछले कुछ समय से, चाहे वो पंजाबी हॉस्पिटल हो या रघुनाथ मंदिर हो, उसमें पंजाबी समाज के नेता या मैं कहूँ उनके प्रधान या जो कार्यकर्ता हैं, वो एक दूसरे को नीचा दिखाने में सभी सीमाएं लांघ गए। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मुझे बड़ा दुख है और बड़ी तकलीफ़ होती है ये चीज़ें देख के कि जब समाज ने लोगों को धन, अपना टाइम दे के एक संस्था खड़ी करके उन्हें चलाने के लिए हम सौंपते हैं, उसके बाद आपस की ईगो में और हम संस्थाओं का सत्यानाश कर रहे हैं। चाहे पंजाबी सभा का हॉस्पिटल था या अब एक मंदिर का मसला चल रहा है, ये सिर्फ आपस की लेग पुलिंग है, आपस की ईगो है। और मुझे वो चीज़ें देख के बड़ा दुख होता है। और इसकी आगे आने वाले समय में इसका मुझे लग रहा है कि आगे किसी भी संस्था के साथ उसको चलाने के लिए लोग समय देने के लिए शायद आना पसंद नहीं करेंगे कि जैसा ये माहौल चल रहा है, हर कोई अपनी इज़्ज़त के डर के कोई आगे आने से घबराएगा। ये बड़ा आगे आने वाला गंदा माहौल टाइम आने वाला है। राजीव जी, वैसे तो और संस्थाओं में भी ऐसा होता है, तो आप सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं के जो मुखिया हैं उनको आप इस जो बेइज्जती है या लड़ाई है, इससे बचने के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? इन संस्थाओं के साथ जुड़ने के बाद अगर आप किसी संस्था के साथ जुड़ते हैं, किसी का कोई जिम्मेवारी आप संभालते हैं, तो आप डाउन टू अर्थ रहें। आप उस जिम्मेवारी को एक थोड़े टाइम के लिए उसे निभा के आप उस पद के ऊपर एक चिपके ना रहें और सबको साथ लेके चलें, पद के साथ अपने आप को जोड़ें ना। आप शहर की बहुत ही प्रतिष्ठित संस्था लायंस क्लब से जुड़े हुए हैं पिछले काफ़ी समय से, तो लायंस क्लब की गतिविधियों के बारे में आप क्या? लायंस क्लब इंटरनेशनल, उसके साथ मैं काफ़ी टाइम से जुड़ा हुआ हूँ। और फतेहाबाद लायंस क्लब समय समय पर समाज की सेवा में लगा हुआ है। अब पीछे 1-2 साल में जैसे कोरोना का रहा है, तो कोरोना काल में भी लायंस क्लब ने अपनी पूरी सर्विसेज दी हैं, चाहे लोगों को समाज इनकी तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कहने पर हमने 200-300 जनों का फूड हमने सप्लाई करते रहे। टाइम टाइम पर हम मेडिकल चेकअप के कैंप्स वगैरह लगाते हैं। गरीब कन्याओं की कोई शादी हो या कोई भी इसी टाइप का जो समाज को कहीं पे भी ज़रूरत हो, लायंस क्लब हर जगह साथ खड़ा है। राजीव जी, अब शिवपुरी ने एक पूरे फतेहाबाद की शिवपुरी ने पूरे हरियाणा ही नहीं बल्कि मैं कहूँगा कि पूरे भारत में एक नाम कमाया है। आप उसके सलाहकार बोर्ड के मेंबर हैं, तो शिवपुरी के विकास के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? शिवपुरी के विकास के बारे में तो कुछ जितना भी कहूँ उतना कम है। सुनील सचदेवा जी और उनकी सारी टीम ने जो कायाकल्प कर रखा है, शिवपुरी आज घूमने फिरने की जगह बन गई है। वरना शिवपुरी का सिर्फ हमेशा लोग शिवपुरी में आते थे जब दाह संस्कार करना होता था, और दाह संस्कार करने के इमीडिएट बाद बाहर निकल जाते थे, दोबारा शिवपुरी में कोई नहीं आता था। लेकिन आज फतेहाबाद की शिवपुरी ऐसी शिवपुरी बन गई है कि रोज़ सुबह सैर करने आते हैं, शाम को सैर करने आते हैं लोग। घंटों आके शिवपुरी के लॉन्च में बैठ के आपस में करते रहते हैं विचार विमर्श। बहुत बढ़िया शिवपुरी। इसके लिए सुनील सचदेवा जी और उनकी सारी टीम को बहुत बहुत मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उन्होंने शिवपुरी का पूरा स्वरूप ही बदल दिया है इसका। राजीव जी, शहर में कोरोना महामारी बहुत फैली। मैं यूँ कहूँगा कि अगर पहली लहर कम थी तो दूसरी लहर में बहुत ज़्यादा जो है जान माल की हानि हुई, और आप समय भी कोरोना से पीड़ित रहे।
तो इस बारे में अब तीसरी लहर आने की संभावना बताई जा रही है। तो आप सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, आप बहुत बड़ी शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष हैं, तो आप जनता को क्या संदेश देना चाहिए? हमारी सरकारें कोरोना महामारी के लिए हमें बार बार सचेत करती रही हैं। एक तो मास्क हम जरूर लगा के रखें, समय समय पर हाथ वॉश करते रहें, सामाजिक दूरी बना के रखें और भीड़ भाड़ वाली जगह पर हम कम से कम जाएं, ताकि ऐसी दोबारा हमें ऐसी कोई परेशानी ना झेलनी पड़े। राजीव जी, मैंने देखा है कि जिस शहर में कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है, और आपका तो परिवार किसी परिचय का मोहताज नहीं है, आप सभी सामाजिक संस्थाओं जुड़े हुए हैं, धार्मिक संस्था, पंजाबी समाज ही नहीं और अन्य जो संस्थाएं हैं या समाज के लोग हैं उनसे भी आपका बहुत अच्छा है। और जब लोग इतने पॉपुलर हो जाते हैं तो अक्सर राजनीति में आ जाते हैं। तो हालांकि आपने पिछले क्वेश्चन में बताया, लेकिन फिर भी मेरा ये क्वेश्चन है कि आपके पूरे परिवार का बहुत ज़्यादा फतेहाबाद में रसूख है, तो उसको देखते हुए क्या माने कि आप भविष्य में राजनीति में आएंगे? नहीं, मैं बिल्कुल राजनीति में नहीं आऊँगा, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। और मैं एक और बताऊँ, हमारा परिवार कभी भी जाति पाति में कभी विश्वास नहीं करता, चाहे वो कोई अग्रवाल समाज है, जाट समुदाय है, बिश्नोई समुदाय, हमने कभी जाति पाति नहीं की। हमारे लिए सब बराबर हैं, हमने कभी जाति पाति नहीं की। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे राजीव बत्रा जी, जिन्होंने खुलकर सामाजिक, धार्मिक व MM कॉलेज के बारे में व भविष्य के बारे में बताया। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव। थैंक यू। धन्यवाद।